ये हिस्ट्री का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। क्लास 9th का ये ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल प्रश्न है, बहुत ही शानदार नेचर का है। इसको हम लोग देखते हैं पार्ट 1 में। इससे पहले वाले चैप्टर 1 और 2 को हम लोग 9 का कवर कर चुके हैं हिस्ट्री का। इसमें हम लोग आगे बढ़ाने के काम शुरू करते हैं। पहला फैक्ट है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? तो मोंटेस्क्यू ने दिया। मोंटेस्क्यू कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। और अमेरिका के जो संविधान बना है उसमें पहला, दूसरा, तीसरा जो आर्टिकल है इन्हीं सिद्धांतों पे है, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांतों पे ही है जो मोंटेस्क्यू ने दिया था। राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ मैन किनकी रचना है? तो अब्राहम लिंकन की है। किसकी है? राइट्स ऑफ मैन किसकी है? अब्राहम लिंकन की है। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस में क्रांति कब हुआ? तो 1789 को क्या होता है? फ्रांस में क्रांति का डेट है। यह अमेरिका में संविधान लागू वाला भी डेट है। दोनों तथ्यों को एक साथ जोड़ के याद रखेंगे कि अमेरिका में संविधान कब लागू हुआ? तो 1789। और फ्रांस में क्रांति कब हुआ? तो 1789, 89। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट में कौन कौन से लोग आते थे? तो प्रथम स्टेट में पादरी लोग आते थे। कौन लोग? पादरी लोग। और द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? तो कुलीन वर्ग या अभिजात वर्ग। तृतीय स्टेट में कौन आते थे? तो बड़े बड़े व्यवसायी आते थे, व्यापारी आते थे और शिक्षित वर्ग आते थे। तृतीय स्टेट में कौन आते थे? शिक्षित वर्ग, व्यवसायी और बड़े बड़े व्यापारी। जैसे न्यायाधीश भी हो सकते हैं, वकील हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, व्यापारी हो सकता है और लेखक, शिल्पी, ये मजदूर सब किसमें आते हैं? तो ये आते हैं तीसरे स्टेट में आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं विश्व कोश का संपादक कौन है? तो विश्व कोश के संपादक हैं डिडरो हैं। कौन है? डिडरो हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का नारा किसने दिया? यह कब आया? तो फ्रांसीसी क्रांति की देन है। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा दिया गया। कब? फ्रांसीसी क्रांति में। अब हम लोग आगे देखते हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? किसकी पुस्तक का नाम है? तो रूसो। रूसो ने क्या लिखा? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड कब लागू होता है? 1804 में। कब लागू होता है? 1804 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा कब अंतिम रूप से समाप्त हो गया? फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा अंतिम रूप से कब समाप्त हो गया? तो 1848 में। कब हो गया? 1848 में। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव भारत पर सबसे ज्यादा टीपू सुल्तान पे पड़ा था। जो अंग्रेजों के विरुद्ध जब भारत में लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय वो फ्रांसीसियों का मदद ले रहे थे और उनसे बहुत ज्यादा प्रेरणा उनको मिल रहा था। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा किस भारतीय पर पड़ा? तो टीपू सुल्तान पर पड़ा। आगे हम लोग देखते हैं परलामा नामक संस्था। परलामा नामक संस्था के बारे में हम लोग देखने का काम करते हैं। यह फ्रांस में बना था। परलामा नामक संस्था किस देश से संबंधित है? तो फ्रांस से संबंधित है। ऐसे इनकी संख्या 17 थी और इसका गठन न्यायालय के रूप में हुआ था। जैसे न्यायालय का काम होता है वैसे ही परलामा नामक संस्था का काम हुआ करता था। और इसके जो पद पे लोग थे वो कौन लोग होते थे? तो कुलीन लोग होते थे और ये वंशानुगत होता था। मतलब परलामा संस्था में वही लोग जाते थे जो मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है परलामा संस्था में गया है, उस पद पे है, तो उसका बेटा, उसका पोता ही उस पद पे जाएगा। मतलब वो कैसा पद था? तो वंशानुगत पद था। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें एक और बात जानने का प्रयास करा जाए।
इसमें ये क्यों बनाया गया था, पार्लामा नामक संस्था क्यों बनाया गया था, तो राजा को नियंत्रित करने के लिए, राजा को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया था पार्लामा नामक संस्था। टैक्स फार्मर, टैक्स फार्मर कौन होते थे, तो टैक्स वसूलने वाले पूंजीपति, टैक्स वसूलने वाले पूंजीपति को क्या कहा गया, टैक्स फार्मर, टैक्स फार्मर। दो शब्द आता है, टीले क्या था और टीठे क्या था। टीले भूमि कर था और टीठे धार्मिक कर था, जो कि दोनों का दोनों किसानों से लिया जाता था। किसानों पर ये दोनों टैक्स बाध्यकारी था और दोनों टैक्स किसको देना है, किसको देना है, तो किसानों को देना है। टीले भूमि कर और टीठे धार्मिक कर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है, ये एग्जाम में आ सकता है। अगला है लेटर्स दी कैप्चर, लेटर्स दी कैप्चर, यह क्या था, तो यह बिना अभियोग मतलब बिना किसी गिरफ्तारी वारंट का, बिना किसी गिरफ्तारी वारंट का डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना, उसको कहते थे लेटर्स दी कैचेट, लेटर्स दी कैचेट। ये क्या था, तो बिना किसी भी व्यक्ति पे अभियोग लगाए हुए उसको डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकते थे। वैसा ही कानून भारत में अंग्रेजों ने लाया था, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया था। आगे हम लोग देखते हैं विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉज, विधि की आत्मा स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है, तो मॉन्टेस्क्यू की। किसकी है, मॉन्टेस्क्यू की। विधि की आत्मा या स्पिरिट ऑफ लॉ, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू, और विधि की आत्मा भी किसकी रचना है, तो मॉन्टेस्क्यू की रचना है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब आई थी, तो 1688 में, 1688 में क्या हुआ था, तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 अगस्त को, सॉरी 14 जुलाई को, 14 जुलाई को मनाया जाता है फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के नए राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम क्या है, तो ब्रूमेयर और थर्मीडार, थर्मीडार, थर्मीडार और ब्रूमेयर क्या है, तो फ्रांस के नए राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम पड़ा। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब मिलता है, तो 1946 में, 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार मिला। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम, इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम कब आया, तो 1832 में। कब आया, 1832 में। और इन लोगों को, महिलाओं को मताधिकार 1946 में। 1832 में क्या है, तो इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम आया। आतंक का राज, आतंक का राज किससे संबंधित है, तो जैकोबिन दल से संबंधित है। और जैकोबिन दल का सबसे प्रसिद्ध नेता कौन था, तो रॉबस्पियर थे। कौन थे, तो रॉबस्पियर थे, जैकोबिन दल का सबसे प्रसिद्ध नेता। आतंक का राज किससे संबंधित है, तो जैकोबिन दल से संबंधित है। लुई 16वां गद्दी पर कब बैठा, लुई 16वां गद्दी पर बैठता है 1774 में। कब बैठता है, 1774 में। इसकी लुई 16वां की पत्नी का नाम क्या था, तो मेरी अंतोनेन था। क्या था, मेरी अंतोनेन था, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। कहाँ की, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। जब फ्रांस में क्रांति हुआ था, तो उस समय फ्रांस का सम्राट कौन था, तो लुई 16वां था। तीसरा बात। चौथा बात कि इसने ही कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है, मेरी इच्छा ही कानून है। कौन कहा था, तो लुई 16वां ने कहा था। और लुई 16वां को फांसी कब हुआ, तो 21 जनवरी 1793 को, 21 जनवरी 1793 को इनको फांसी दे दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो, भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो, यह नारा किसने दिया था, तो वाल्टेर ने। किसने दिया था, वाल्टेयर ने, सॉरी किसने दिया था, वाल्टेयर ने। किसने, वाल्टेयर ने। भ्रष्ट गिरजे को
नष्ट कर दो। नेपोलियन का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1804 में। कब हुआ था? 1804 में। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह किसने कहा था? तो वॉल्टेयर ने। किसने कहा था? वॉल्टेयर ने। भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो, वॉल्टेयर ने। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, वॉल्टेयर ने। आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रथम विश्व युद्ध पे विचार करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में रूस इससे बाहर हो गया था, हट गया था इस लड़ाई से। प्रथम विश्व युद्ध में हार किस दल को हुआ था? तो जर्मनी इटली वाले दल को हार हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बाद में कौन इसमें भाग लिया? तो अमेरिका ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध वर्साई की संधि के फलस्वरूप समाप्त हुई, जो 1919 में हुआ था। वर्साई की संधि से क्या हुआ कि यूरोप का पूरा मानचित्र बदल गया। यूरोप का मानचित्र बदल गया वर्साई की संधि से। प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि इसका तत्कालीन कारण था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी। कब? तो 28 जून 1914 को। 1914 को आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। आगे बढ़ते हम लोग इसमें। अब कैसर विलियम कौन थे? कैसर विलियम द्वितीय कौन थे? तो जर्मनी के सम्राट थे। कैसर विलियम द्वितीय कौन है? जर्मनी के हैं सम्राट, राजा। सर्वस्लाव आंदोलन क्या था? तो सर्वस्लाव आंदोलन रूस से संबंधित है, रूस में हुआ था। बर्लिन की दीवार क्यों खींची गई? ताकि जर्मनी को दो भागों में बांटा जा सके। जर्मनी को दो भागों में बांटने के लिए क्या किया गया? तो बर्लिन की दीवार बनाई गई। वाइमर गणतंत्र किससे संबंधित है? तो जर्मनी से संबंधित था वाइमर गणतंत्र, जर्मनी। लुसीतानिया नामक जहाज किनका था? तो ब्रिटिश का था, अर्थात इंग्लैंड का था। अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी प्रकार से संदर्भ फैक्टरों के साथ मिलेंगे, जिसमें ये पार्ट 3 होगा, ये पार्ट 2 है। ये क्लास 9 का हिस्ट्री का हम लोग फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस कर रहे हैं, जो बहुत ही एग्जाम उपयोगी है और महत्वपूर्ण है।